नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मनीष कुमार चंद्राकर है और मैं यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज की कक्षाएं पढ़ाऊँगा। लैंग्वेज अर्थात हिंदी और छत्तीसगढ़ी, जो कि हमारे यहाँ के कंपटीशन एग्ज़ाम्स अर्थात सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी लैंग्वेज की क्लास से आप नेशनल लेवल की भी जो भी परीक्षाएं होंगी वहाँ पर आप हिंदी का जो पार्ट है उसको आप इन्हीं क्लासेस से ही सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर बात करें छत्तीसगढ़ पीएससी में होने वाले यानी छत्तीसगढ़ स्टेट में होने वाले एग्ज़ाम्स की, तो हमारे पास जो वैकेंसीज आती है वो आती है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा, जो कि अब एक नए बोर्ड के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में टीचरशिप की जो भर्ती परीक्षाएं होती है वहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो हम थोड़ा एक समझ लेते हैं कि हिंदी जो है आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, है ना, मैं स्टार्ट करूंगा मैं हिंदी से। तो हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है ना, अगर मैं सीजीपीएससी की मैं बात करूं तो यहां पर हमारा 3 स्टेज है। ये 3 स्टेज में प्री, मेंस और 3rd स्टेज में है आपका इंटरव्यू। तो प्री के अंदर बच्चों 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 है प्योर जीएस, हाफ 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के, 50 क्वेश्चन अदर जीएस। और पेपर 2 है जो आपका सी सेट। तो यहां जो लैंग्वेज का पार्ट है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, ये सब मिलाकर लगभग आपका डिसीजन मेकिंग मिलाकर लगभग 65 क्वेश्चन। और अभी लैंग्वेज में हिंदी प्लस सीजी लैंग्वेज ये मिलाकर अभी लगभग 35 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। और ये आपका क्वालिफाइंग है ना, ये वाला जो पेपर है आपका क्वालिफाइंग। तो यहां अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, ठीक, लैंग्वेज के ऊपर अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो सी सेट वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान पड़ता है। अब अगर हम जाएंगे मेंस के पैटर्न पर, तो मेंस में टोटल 7 पेपर्स हैं। इन 7 पेपर्स जो 200 नंबर के ईच है, टोटल 1400। इसमें पेपर 1 जो है ये जो है आपका लैंग्वेज, ये इसके 3 पार्ट, हिंदी, सीजी एंड इंग्लिश। तो ये आपका 100 मार्क्स के, ये 50 मार्क्स और ये आपका 50 मार्क्स, टोटल होता है 200 मार्क्स। इसकी तैयारी आप शुरू से ही कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी प्री में पढ़ते पढ़ते ही 100 नंबर का हिंदी है, ये अगर अच्छा है आपका तो ऑटोमेटिक आपका ये 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज रेडी हो जाता है। और अगर आप इन लेक्चर्स पर अगर आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो इंग्लिश आपके लिए बहुत सरल पड़ेगा, है ना, क्योंकि हिंदी में ही जो ग्रामर है वही के वही आपका इंग्लिश में है। इंटरव्यू में ठीक है, आप हिंदी में ही या इंग्लिश में जिसमें भी जवाब दें। तो लैंग्वेज 7 पेपर में 1400 में देखिए 200 नंबर प्योर कौन सा है आपका पेपर 1, जिसको आप इसी समय के साथ साथ में पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपका सीजी व्यापम, तो सीजी व्यापम का जो पैटर्न होता है वो सिंगल रिटर्न पैटर्न होता है, ओनली 1 पेपर, ओनली 1 पेपर। और ओनली 1 पेपर में अब ये जो पूछ रहे हैं ये 100 क्वेश्चंस आज के डेट में, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर इनके 100 क्वेश्चंस में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस 100 क्वेश्चन में लैंग्वेज का जो पार्ट रहता है जो हिंदी ही रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी और करीब आपका 5-7 क्वेश्चन के आसपास आपका अंग्रेजी। और अभी किसी किसी पेपर में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी पूछ लेता है। मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग टोटल, है ना, टोटल अगर लैंग्वेज का पार्ट अगर मैं बोलूंगा तो 15 से 17 क्वेश्चन ऑल लैंग्वेज मिला के, तीनों लैंग्वेज मिला के
ये। और पेपर वाइज ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि एडीओ के पेपर में 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ओनली हिंदी लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन पंचायती राज, ऐसा भी था उसमें। तो ये थोड़ा डिफर हो सकता है, पर व्यापम के पेपर में अगर मैं जनरल में बोलूंगा, मैं सामान्य अगर पेपर में है तो 15-17 क्वेश्चन के आसपास लैंग्वेज रहेगा ही रहेगा। और ये सिंगल रिटर्न है तो आपके लिए ये आसान पढ़ना है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो हर साल जो वैकेंसी लगभग जो जिसके लिए बोला जा रहा है कि टीचरशिप की भर्ती परीक्षा, ठीक है, टीचरशिप और उसके पहले आपका टेट, टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बाद फिर टीचर की भर्ती परीक्षा, इन दोनों में लगभग कॉमन सिलेबस है। और अभी तक जो पूछा है तो आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हिंदी है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश है, 25 मैथ्स है, 25 आपका सीडीपी है, और ये इसी को 30-30 करके किया हुआ है 150 क्वेश्चन में, 30-30-30-30, और बचे 30 क्वेश्चन जीएस है ना। ये आपका 30 क्वेश्चन है, 25 भी ना बोले हम, तो ये आपका 30 क्वेश्चन, ये 30-30-30 के 5 सेगमेंट, जिसमें 30 हिंदी, 30 इंग्लिश, 30 मैथ्स, 30 सीडीपी, और बचे 30 जो है आपका जीएस। तो इस पेपर में भी कमांड पाने के लिए, चाहे वो टेट हो चाहे वो टीचरशिप हो, तो ये लैंग्वेज जो रहेगा हिंदी, इसमें प्योर हिंदी है ना, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो आप सीजीपीएससी से लेकर टीचरशिप तक, टॉप से लेकर यहां तक आते आते आप कहीं पर भी देखिए तो आपको लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी लैंग्वेज, ठीक, और मैं जिस चैप्टर से स्टार्ट करता हूं आप वहां से पढ़िएगा, ठीक। आपको ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ही नोट्स मिलेगा, जिसमें क्या चीज पहले पढ़ना है, क्या चीज बाद में पढ़ना है, किस चीज की आवश्यकता आपको बाद में पड़ रही है, उसका प्रीवियस में मैं उसको मैं पढ़ा दिए रहूंगा, और तब फिर मैं वहां पर आपको उद्धरण दे सकता हूं कि बैक पर मैंने ये पढ़ाया था। तो ये आपका कंटिन्यूएशन में क्लासेस हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और हिंदी में मेरा जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है शब्दों के प्रकार, ठीक है, वो रहेगा आपका शब्दों के प्रकार। तो शब्दों के प्रकार में भी जानने के पहले हमको जो समझना है वो समझ लेते हैं। एक होता है अक्षर, या समझ लीजिए वर्ण, अक्षर या आपका वर्ण। तो वर्ण अर्थात, अक्षर अर्थात वह शब्द जिसके द्वारा, जिसके और खंड ना हो, जिसके और सार्थक खंड ना हो। तो जैसे आपका पा शब्द, ठीक, जैसे आपका पा शब्द, या और बेटर जाएं हम तो ये यहां पर ये हो गया आपका अक्षर, ठीक है, ये हो गया आपका अक्षर। एक अक्षर सिर्फ आपका एक भाव को बता रहा है, ठीक है, एक अक्षर लेकिन पूरा भाव नहीं बता सकता, ठीक है, सिर्फ एक लेटर है बस, ये उस लेटर से ज्यादा कुछ नहीं है ये। तो इससे हम सामने वाले को अपनी भावनाएं नहीं समझा सकते। इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं हम, उसको हम कहते हैं शब्द। और शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह। अब मैं इसको अक्षर में कन्वर्ट, अक्षर को मैं शब्दों में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये वो मोटा, ये तीनों मिलाकर हो गया लड़का, ये दोनों मिलाकर हो गया खाना,
और ये हो गया आपका खाता और है। पर ध्यान देना है बच्चों, अभी भी ये बहुत दूर दूर है। एक शब्द से सिर्फ और सिर्फ एक भाव पता चल रहा है। ठीक है, एक शब्द से सिर्फ और सिर्फ एक भाव पता चल रहा है। क्या भाव? मोटा, मतलब कोई थोड़ा हेल्दी पर्सन, लड़का। ठीक है, एक जेंडर मेल, खाना खाने की चीज, और खाता क्रिया और है। इससे मैं सामने वाले को सारा भाव नहीं समझा सकता। मतलब मुझको अगर सामने वाले को कोई चीज बतानी है, मेरे अंदर जो भाव है उसको मेरे को वहां सामने वाले तक भेजना है, तो सिर्फ ये शब्दों से संभव नहीं है, क्योंकि एक शब्द आपका एक ही भाव बता रहा है। तो इसीलिए इसके और बड़े रूप में आते हैं, उसे हम कहेंगे वाक्य। और वाक्य क्या हो जाएगा बच्चों? शब्दों का व्यवस्थित समूह। अब इसको हम एक साथ लेके आ जाते हैं और ये बन जाएगा मोटा लड़का खाना खाता है। यहां से पूरा का पूरा एक भाव, ठीक है, मुझको जो बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, ये पूरा का पूरा एक वाक्य के रूप में आप तक पहुंच जा रहा है। इसे हम कहते हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य। तो अगर हम बोलना चाहें तो वेन डायग्राम पे जा सकते हैं हम। तो वेन डायग्राम में अगर मैं जाऊंगा तो ये हो गया आपका वाक्य। वाक्य के अंदर ये हो गया आपका शब्द, और शब्द के अंदर ये हो गया आपका अक्षर। तो ये तीन चीजें हो गई यहां पर। यहां पर एक चीज और आती है जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पद। ठीक है, एक चैप्टर और आता है पद, एक शब्द और आता है पद। तो पद क्या होता है? तो पद देखिए अलग से कुछ नहीं है। पद जो है वो आपका ये जो शब्द है, शब्द जब वाक्य का हिस्सा बन जाता है, यही शब्द जब वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो इसी को पद कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया इसका पद 1, ये हो गया एक और पद, ये एक और पद, ये एक और पद, और ये एक और पद। अर्थात शब्द जो है भाव बताते हैं, इंडिपेंडेंट प्रयोग होते हैं। वही शब्द जब वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं पद। ठीक है, अर्थात वाक्य के अंदर के जो शब्द है वही कहलाएंगे आपका पद। ठीक, तो एक ये ध्यान कीजिएगा, संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय, ये सब पूछता है, सडन से एग्जाम में आ जाता है और उसको पढ़ाया नहीं जाता जनरली। तो जब जो चैप्टर में डील करूंगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, हमने समझ लिया शब्द। आज का जो चैप्टर है मेरा वो है शब्दों के प्रकार। तो आइए देखते हैं शब्दों के प्रकार। ये कुछ पार्ट पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस पे देखते चलिएगा और फिर जो नोट करने लायक है वो आप नोट करेंगे। तो शब्दों के प्रकार जो है वाक्य में प्रयोग के अनुसार, तो वाक्य में जो प्रयोग के अनुसार है यहां पर ये है हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा अर्थात नाउन, सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन, विशेषण अर्थात एडजेक्टिव, क्रिया अर्थात वर्ब। तो ये सब चैप्टर वाइज में डील करूंगा अलग अलग, है ना। ये सब भी क्या है? शब्द है। तो वाक्यों में प्रयोग के अनुसार उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? कहीं पर संज्ञा, कहीं सर्वनाम, कहीं विशेषण, कहीं क्रिया। रूपांतरण के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रूपांतरण के आधार पर बच्चों हमारा व्यापम देख लीजिए क्या पूछता है, संख्या। आप हर पेपर में देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में मिलेगा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी पूछता है रूपांतरण के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो ये दो प्रकार के। ऐसे ही हम जाएंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा होता है बच्चों
योगा रूढ़ शब्द। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है शब्दों के प्रकार वाला। अर्थ के आधार पर अगर हम जाएंगे तो इसके दो प्रकार, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर जाएं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज तत्सम शब्द, सेकंड होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है आपका देशज शब्द और चौथा होता है विदेशज शब्द। तो यहां से आपके क्वेश्चन की शुरुआत हो गई इस पन्ने से। रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार? तो दो प्रकार, विकारी अविकारी। रचना के आधार पर कितने प्रकार? तो तीन प्रकार, रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार? तो दो प्रकार, सार्थक, निरर्थक। और उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार? तो चार प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो सबसे पहले इसको याद कीजिए। तो ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जितना भी होगा सब अलग अलग चैप्टर वाइज मैं डील करूंगा। आज मैं पढ़ा रहा हूं यहां से रूपांतरण के आधार पर। तो बच्चों, रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द पर आ जाए हम। वे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान विकार उत्पन्न होता है, मतलब प्रयोग के दौरान चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे देखिए कौन कौन से शब्द में विकार आता है। देखिए जैसे मैंने एक शब्द लिखा लड़का। लड़का शब्द अगर मैं जेंडर चेंज करूं, लड़का शब्द का अगर मैं वचन चेंज करूं, तो जैसे लड़का शब्द है अगर मैं जेंडर चेंज करूंगा तो यही क्या बन जाएगा? लड़की। अगर मैं वचन चेंज करूंगा तो यही क्या बन जाएगा? लड़के। बहुवचन हो गया ये। मतलब प्रयोग के दौरान इसके अंदर विकार आ गया। अब मैं लिखता हूं मेरा, यह है सर्वनाम, यह है आपका संज्ञा, यह है आपका सर्वनाम। तो मेरा शब्द क्या हो जाएगा? मेरी। वचन चेंज करूंगा तो यही क्या बन गया? हमारा। विशेषण में अगर मैं आऊं, एक शब्द है अच्छा। सर्वनाम अर्थात वो शब्द जो संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण अर्थात वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, एडजेक्टिव। तो अच्छा शब्द जो है अगर मैं जेंडर चेंज किया तो यही बन गया अच्छी, और अगर मैंने वचन चेंज किया तो यही बन गए आपका अच्छे। एक शब्द होता है क्रिया। जैसे वह लड़का खाना खाता है। तो अगर मैं इस क्रिया को अगर मैं चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा? किसी लड़की के संदर्भ में वह लड़की खाना खाती है, अर्थात क्रिया भी चेंज हो गया जेंडर के अनुसार। और अगर मैं इसी को बहुवचन बनाऊं लड़के के संदर्भ में, तो वही क्या हो जाएगा? वे लड़के खाना खाते हैं। तो क्रिया चेंज हो गई, संज्ञा भी चेंज हुआ, सर्वनाम भी चेंज हुआ, विशेषण भी चेंज हुआ, क्रिया भी चेंज हुआ। तो ये चारों के चारों होते हैं विकारी शब्द। तो आगे चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या क्या है, सर्वनाम क्या क्या है, तो ये सारे विकारी होते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है, तो ये खाता शब्द जो है, ठीक है, खाता शब्द पास्ट टेंस में भी जा सकता है। तो ये क्या हो गया? खाया। ठीक है, खाया। अगर पास्ट टेंस में लिखा, लड़की के लिए मैंने लिख दिया तो मैंने लिख दिया खाई। ठीक है, और अगर इसी को लिखूंगा मैं प्लूरल फॉर्म में तो लड़कों के क्या हो गया? खाए थे। और इसी का अगर मैं फ्यूचर टेंस लिखूं, भविष्य काल लिखूं, तो क्या हो जाएगा? लड़के के लिए खाएगा, लड़की के लिए खाएगी।
और बहुवचन में लड़कों के लिए क्या हो जाएगा, यही खाएंगे। तो क्रिया जो है वो आपका लड़के के संदर्भ में खाता, लड़की के संदर्भ में खाती, लड़कों को अगर मैंने बहुवचन बनाया तो वही क्या हो गया, खाते हैं। ये वो प्रेजेंट टेंस की बात। अगर मैं पास्ट टेंस या भूतकाल की बात करूं तो लड़के ने खाया, लड़की ने खाई, लड़कों ने खाया था। ठीक। फ्यूचर की मैं बात करूं, भविष्यकाल की, तो लड़का खाएगा, लड़की खाएगी और लड़के खाएंगे। तो इसका मतलब क्रिया जो है, क्रिया टेंस अगर मैं बोलूंगा तो क्रिया पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें सभी केसेस में विकार आ रहा है। तो अब अविकारी शब्द क्या होंगे, तो वे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान विकार ना आए, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। यहां पर ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ पीएससी का मेंस जो है वहां पर छोटे छोटे ऐसे ही परिभाषाएं पूछी जाती है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द क्या है, सार्थक शब्द क्या है, तो यहीं से आप परिभाषा ले सकते हैं। उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, ऐसे शब्द कोई लड़का भी प्रयोग करे तो भी वही रहे, कोई लड़की भी प्रयोग करे तो भी वही रहे। अगर बहुवचन के तौर पर बहुत सारे लोग प्रयोग करें तो भी वही रहे। अगर उसका काल चेंज कर दें तो भी वही रहे। मतलब नो चेंज इन एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना हो। जैसे एक लड़का बोलेगा, सिंगल लड़का अगर बोलेगा कि मैं आज बाहर नहीं जा रहा क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, एक लड़के ने कहा। एक लड़की बोलेगी तो क्या बोलेगी, मैं आज बाहर नहीं जा रही हूं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो देखिए जेंडर चेंज हुआ लेकिन क्योंकि शब्द वहीं के वही रहा। अगर बहुत सारे लड़के हैं स्कूल में, क्लास में, वो भी यही बोलेंगे, हम आज बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो देखिए बहुत सारे लड़कों ने बोला तो उनमें क्रिया चेंज हो गई, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि शब्द कहीं पर भी परिवर्तित नहीं हुआ। तो चाहे सिंगुलर हो, चाहे जेंडर चेंज हो जाए, चाहे प्लूरल हो, किसी भी कंडीशन में वो क्योंकि शब्द परिवर्तित नहीं हुआ। इसी को अगर फ्यूचर टेंस में बात करेंगे या पास्ट टेंस में बात करेंगे तो तब भी क्योंकि शब्द क्योंकि ही रहेगा। ठीक, क्योंकि शब्द क्योंकि ही रहेगा। जैसे कि बाबर ने, ठीक है, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था क्योंकि उसे बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। तो मैं देखिए बहुत पास्ट टेंस की मैंने बात कर लिया, 500-600 साल पुरानी बात, लेकिन वहां पर भी क्योंकि शब्द कैसा रहा, क्योंकि। तो पास्ट टेंस में भी क्योंकि शब्द नहीं बदला, लेकिन यहां पर क्रियाएं बदल गई थी पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो ऐसे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान विकार ना आए उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। एक और चीज ध्यान करना, प्रयोग के दौरान इनका व्यय नहीं होता। वाक्य में प्रयोग के दौरान इनका व्यय नहीं होता, इसीलिए इन्हें ही क्या कहते हैं, अव्यय शब्द। तो ध्यान देना है हमको, अविकारी शब्द बोले चाहे अव्यय शब्द बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, इनका व्यय नहीं होता इसीलिए इनको बोलते हैं अव्यय शब्द। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से शब्द होते हैं। और, तथा, या, वा, बल्कि, लेकिन, इसलिए, ताकि, क्योंकि, ये सभी के सभी शब्द कैसे होते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। इधर के शब्द विकारी, विकार आया, इधर के शब्द अविकारी, विकार नहीं आया। तो आशा कर रहा हूं कि ये आसानी से आपको समझ में आते चल रहा है। इसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के बाद। चलिए हमारे थर्ड पार्ट पर आते हैं हम।
ये है हमारे पास रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द बेसिकली क्या होते हैं? वे शब्द जिनके और अधिक सार्थक खंड ना हो, मतलब और टुकड़ों में वो टूटे लेकिन उसका मीनिंग ना बचे, सार्थक खंड ना हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाक, कान, गला, कुछ भी बोल लो, इसको तोड़ो तो एक ना शब्द बचा, एक क शब्द बचा, एक का शब्द बचा, एक न बचा, एक ग बचा, एक ला बचा। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके और अधिक सार्थक खंड ना हो। यौगिक शब्द पर आते हैं। वे शब्द या ये जो प्रॉपर है आपका, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाला शब्द, इसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे हिमधन आलय, ये वो बच्चों हिमालय। विद्याधन अर्थी, ये वो बच्चों विद्यार्थी। तो ये दो शब्द हो गए। देखिए ये होते हैं यौगिक शब्द, जो बना है वही अर्थ देगा, इसका ध्यान कीजिएगा। हिमधन आलय, हिमालय, ये वही अर्थ देगा, मतलब हिम का आलय, बर्फ का घर। विद्या का अर्थी, विद्या को चाहने वाला, ठीक, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। तो ये हुआ आपका यौगिक शब्द। थर्ड आते हैं योगारूढ़ शब्द पर। तो योगारूढ़ शब्द भी वही रहेंगे, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाला शब्द। दो शब्दों के मेल से उत्पन्न शब्द, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न शब्द। तो फिर इसमें फर्क क्या? यहां पर भी मैंने वही लिखा है, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न शब्द। तो ये दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होगा, लेकिन ये कोई अलग अर्थ देगा, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ देगा, ये एक अलग अर्थ देगा। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है, प्रोसेस वही है, दश धन आनंद, दो अलग अलग शब्द मिलेंगे। दशानन शब्दों के मेल से तो बनाइए दशानन, लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो दशानन का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? 10 सिर हैं जिसके, अर्थात कौन? रावण। हिमधनालय हिमालय बना, हिमालय का मीनिंग एक ही है, लेकिन दशानन दशानन बना, और इस दशानन का मीनिंग क्या हो गया? रावण। वीणा धन पाणी, अर्थात वीणा जिसके हाथ में है, शब्दों के मेल से दिख तो रहा है ये वीणा पाणी बनता हुआ, लेकिन अगर इसके मीनिंग पर जाएंगे तो ये क्या बनता है बच्चों? माता सरस्वती। ऐसे ही आपका वज्र धन धर, वज्रधर या वज्रपाणी, जो भी बोल रहे हो आप, वज्र को धारण करने वाला। वज्र को धारण करने वाला कौन है हमारे पास? इंद्र देव। तो ये होते हैं योगारूढ़ शब्द। यहां पर भी वही प्रोसेस, दो शब्दों का मेल, यहां पर भी वही प्रोसेस, दो शब्दों का मेल, लेकिन यहां पर शब्द वही अर्थ देंगे जो दिख रहा है, यहां पर शब्द विशिष्ट अर्थ देंगे, कोई तीसरा अर्थ प्रदान करेंगे। अगर आप जाओ समास के चैप्टर में तो ये बेसिकली बहुब्रीहि समास पूरा का पूरा योगारूढ़ शब्द होंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट पर आते हैं, अर्थ के आधार पर। ये सबसे सरल और सबसे अच्छा बोलचाल में प्रयोग होंगे। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जो आपका बोलचाल में या वाक्यों में प्रयोग होंगे और उनका एक अर्थ भी होगा, प्रयोग भी होंगे और उनका अर्थ भी होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आम खा रहा हूं, तो आम शब्द का मीनिंग है
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं चाय पीता हूं, सुबह उठकर मैं चाय पीता हूं, तो चाय शब्द का मीनिंग है। जैसे मैंने कहा दोपहर को मैं रोटी खाता हूं, तो रोटी शब्द का मीनिंग है। तो ये ऐसे शब्द जो बोलचाल में प्रयोग हों और उनका एक अर्थ भी हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। फिर निरर्थक शब्द, ये बोलचाल में तो प्रयोग होंगे लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होगा, इनका कोई अर्थ नहीं होता, इन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। इन्हें हम कहते हैं बच्चों निरर्थक शब्द। जैसे आम वाम, जैसे बोलते हैं ना चलो चाय वाय पी के आते हैं, तो चाय शब्द का तो मीनिंग है लेकिन वाय शब्द का आप कोई मीनिंग ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बोलते हैं चलो हम लोग रोटी वोटी खा के आते हैं, रोटी शोटी खा लो, चलो टाइम हो गया है बच्चों, रोटी शोटी खा लो। तो रोटी शब्द का तो मीनिंग है लेकिन छोटी शब्द का कोई मीनिंग नहीं, बोलचाल में प्रयोग हो रहा है लेकिन विदाउट एनी मीनिंग। चलो ढाबे शाबे चलते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी होते हैं आपका निरर्थक शब्द, वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं। अगले पार्ट पर हम आते हैं। अगला है हमारा, हाँ, इसको जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो देखिए यह है हमारा संस्कृत। संस्कृत के मैं 3 शब्द लिखता हूं, अग्नि, क्षीर और दुग्ध। अग्नि, क्षीर और आपका दुग्ध, ये 3 शब्द। तो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में आए हुए शब्द, संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के एज इट इज जो संस्कृत में जो प्रयोग होता था वही आज हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आज भी पंडित बोलते हैं शादी के समय, अग्नि के चारों ओर फेरे लगाइए। क्षीर सागर, दुग्ध भंडार, तो ये क्या हो गया आपका हिंदी में आए हुए वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, क्योंकि आज की सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द बिना किसी परिवर्तन के, इन्हें हम कहते हैं बच्चों तत्सम शब्द। इसको मैं अलग से एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द से तात्पर्य उन शब्दों से है जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं। और आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ये आपका परिभाषा पूरा हो जाएगा। और संस्कृत से जो हिंदी की जो विकास यात्रा है, तो संस्कृत से पहले ये बना है प्राकृत, प्राकृत से बना है यही अपभ्रंश। आज की हिंदी डायरेक्ट नहीं है, है ना, और इसी अपभ्रंश से बना है आज की डेट का हिंदी। संस्कृत से प्राकृत पिछले 3500 साल में जब आर्यों ने आक्रमण किया, आज से 3500 साल पहले, वो अपने साथ संस्कृत लेके आए थे। वहां से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपका हिंदी। तो ये जो 3 शब्द है अग्नि, क्षीर और दुग्ध, वो वहां से यहां आते आते परिवर्तित होकर बन गए हैं आग, खीर और आपका दूध शब्द। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते आते अपना रूप परिवर्तित कर लिए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये पूरा अलग से चैप्टर है, इसको मैं डील करूंगा अलग से। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, है ना, तत्सम क्या, तद्भव क्या। तो ये हो गया आपका चौथा और लास्ट वाला पार्ट जो चल रहा है ये। तो चलो उत्पत्ति के आधार पर हम आ जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हमारे पास कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो उसमें तत्सम शब्द, थोड़ा सा परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना। संस्कृत से
संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के, संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त। और वही एग्जाम्पल लिख लेना। इन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, क्षीर और दुग्ध, संस्कृत से हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर आए शब्द। इन्हें हम कहेंगे बच्चों तद्भव शब्द। एग्जाम्पल, यही अग्नि बन गया आग, यही क्षीर बन गया खीर, और यही दुग्ध बन गया दूध। तो मतलब अगर मैं अग्नि बोल रहा हूं तो तत्सम है लेकिन अगर मैंने आग बोल दिया, वहां भीषण आग लग गई, तो वो हो गया आपका तद्भव। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले। तत्सम तो मेरे को पता है संस्कृत शब्द है, तद्भव मुझको पता है संस्कृत से कन्वर्ट हुआ है हिंदी में, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में ऐसे शब्द प्रचलित थे जो हमारी आज बोलचाल में शामिल है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, उन्हें हम, ठीक है, देश के किसी हिस्से में उत्पन्न हुए हैं ना, इंडिया के अंदर ही किसी पार्ट में उत्पन्न हुए, हो सकता है वो नागालैंड में हुआ हो, तमिलनाडु में हुआ हो, जम्मू कश्मीर में हुआ हो, पंजाब में हुआ हो, लेकिन आज मुझको पता नहीं है ना कि कहाँ उत्पन्न हुआ। देश के अंदर हुआ है, क्योंकि मुझको संस्कृत पता है, मुझको तद्भव शब्द पता है, विदेश से आने वाले शब्द विदेशज पता है कहाँ कहाँ से आए, लेकिन ये जो है जिनकी उत्पत्ति का पता न चले, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? देशज शब्द। जैसे लोटा, खिड़की, तेंदुआ, चिड़िया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये होते हैं पूरे आपके ये शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश से हिंदी भाषा में आए शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द, इन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द, हिंदी भाषा में आए शब्द। तो देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे विदेशी आए लगातार, व्यापारी के रूप में, सैनिक के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में। तो साथ साथ में क्या है, अपनी भाषा लेके आते हैं, और वही भाषा हिंदी को क्या करती है, थोड़ा और अधिक समृद्ध करती है। तो ये हम देख लेते हैं। अरबी भाषा से जो आया है, अरबी भाषा से एक शब्द है इलाज, एक शब्द है फायदा। ठीक है, ये दोनों शब्द कहां से आया है आपका? अरबी भाषा से। रोमन भाषा से कैलेंडर के नाम, जुलाई, अगस्त। पुर्तगाली भाषा से आपका अचार शब्द, गमला शब्द। तुर्की भाषा से सराय शब्द, दरोगा शब्द, कैंची शब्द। फ्रांसीसी भाषा से बिगुल शब्द, कारतूस। ये सब अलग चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। फ्रांसीसी के पश्चात अगर हम जाएं तो आपका चीनी भाषा से
चाय और लीची। और अंग्रेजी भाषा से तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। एक रूस भाषा से लिख लेते हैं। रूस भाषा से आया है शब्द स्पुतनिक और जार। और अंग्रेजी भाषा से तो अनलिमिटेड शब्द है आज की डेट में, डॉक्टर और मोबाइल, इंजीनियर, पोस्ट, बहुत सारे। तो देखिए ये है हमारे पास शब्द, ठीक है, ये है हमारे पास शब्द। तो शब्दों के प्रकार में हम लोगों ने क्या क्या देखा है बच्चों? शब्दों के प्रकार में सबसे पहले प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अगला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा कल। दूसरा जो है आपका विकार के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। तीसरा जो मैंने पढ़ाया रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगारूढ़ शब्द। चौथा जो मैंने पढ़ाया आपका अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। और पांचवा जो है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, कहां पर ये उत्पन्न हुए हैं, उसके आधार पर 4 प्रकार। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने जाना है शब्दों के विभिन्न प्रकार, ठीक, कहां कहां से कैसे कैसे आए हैं ये। अब इसके साथ साथ आपका एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा इसी क्लास के साथ साथ। उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग बनाएंगे, इतने के आधार पर ही क्वेश्चन है, लगभग वो 20-25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको अलग अलग जगह पर क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, लेक्चर को अटेंड करने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर अगर कोई डाउट आता है तो वो आप हमारे यहाँ पर भेज सकते हैं, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसे ही हम हर चैप्टर के पश्चात एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे ताकि आपको अलग अलग जगह बहुत सारी किताबों के लिए भटकना ना पड़े। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है इसको हम क्लोज करते हैं। इसी पे